हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जीआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो कौन से हैं इनमें से रीतिकालीन कवि? ऑप्शन में देखो, नंददास, सूरदास, परमानंद दास, चित्त स्वामी, बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण। और सी है इसमें मैथिली शरण, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी या फिर जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद्रवरदाई। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा था? रीतिकालीन कवि। तो रीतिकालीन कवि जो हैं वो कौन से हो जाएंगे? इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, ये हो जाएंगे रीतिकालीन कवि। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी किसके हैं? रीतिकालीन कवि हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि किसका जन्म पहले हुआ, किसका बाद में हुआ। तो देखो इसमें केशव सेनापति देव पद्माकर या फिर सेनापति पद्माकर देव केशव या केशव देव पद्माकर सेनापति या केशव देव सेनापति पद्माकर। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले जो जिनका जन्म हुआ था वो थे केशव। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है? केशव। इनका जन्म हुआ था 1555 में ईस्वी में, यानी कि 1555 ईस्वी में। उसके बाद हुए थे सेनापति। सेनापति का जन्म था 1589 ईस्वी में। कब था? 1589 ईस्वी में सेनापति जी का। अब देव का जन्म कब हुआ था? देव पैदा हुए थे 1673 ईस्वी में। कब हुए थे? 1673 ईस्वी में। और पद्माकर जी का जन्म हुआ था 1753 ईस्वी में। तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन है यानी कि केशव सेनापति देव पद्माकर, तो ये ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले केशव जी का जन्म हुआ, फिर सेनापति का, फिर देव का, फिर पद्माकर जी का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है। अब रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन है इसमें से? तो ऑप्शन में है खुसरो, रहीम, पलटू दास, मतीराम। तो राइट आंसर क्या होगा? मतीराम। मतीराम किसमें? रीतिकालीन कवि है मतीराम। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। अब इनका भी जन्म के अनुसार इनका जो क्रम निर्धारण है वो हमें करना है। तो ऑप्शन में है, तो देखो इसमें घनानंद ठाकुर रसलीन रहीम या फिर रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर या रहीम रसलीन ठाकुर घनानंद या फिर डी है रहीम ठाकुर रसलीन घनानंद। तो इसमें देखो रहीम दास जी, रहीम का जन्म हुआ था, वो हुआ था 1556 ईस्वी में। किसमें हुआ था? 1556 ईस्वी में। तो ये सबसे पहले आ जाएंगे रहीम। फिर उसके बाद घनानंद यानी कि 1689 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में घनानंद जी का जन्म हुआ। तो दूसरे नंबर पे आ गए घनानंद जी। फिर है रसलीन का जन्म हुआ था 1696 में। कब हुआ था? 1696 ईस्वी में। तो रसलीन आ गए। फिर लास्ट में ठाकुर का जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में। तो इसके अकॉर्डिंग देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में ये सभी क्रम से दिए हैं, रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जो मेन है उनके आप लोग जो डेट ऑफ बर्थ है, जो ईयर है, वो जरूर याद कर लीजिएगा। अगर इसमें गड़बड़ हो जाता है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया?
भूषण मतेराम बिहारी देव, मतेराम भूषण बिहारी देव, या बिहारी मतेराम भूषण देव, या फिर बिहारी भूषण मतेराम देव। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा था? जीवन काल का सही आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में देखो, इसमें हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहारी, फिर भूषण, फिर मतेराम, फिर देव पैदा हुए थे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रीतिकाल को सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति किसकी है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन की, या फिर अलंकार विवेचन की, या छंद विवेचन की, या फिर शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन की। तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। बिहारी जी आ गए हैं भाई रीतिकाल में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? श्रृंगार रस ज्यादा पाया गया है रीतिकाल में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो ऑप्शन में है श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। तो आपको सभी को पता है रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो वो रही है श्रृंगार रस की। किसकी? श्रृंगार रस की। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो जो गलत है वो हमें बताना है। तो देखो, रीतिकाल की विशेषताओं में रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रवृत्ति जो प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। या डी है रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो राइट आंसर क्या है? इसमें क्या पूछा था कि जो विशेषता गलत है वो हमें चूज करना है इसमें से। तो ए इसमें ये तो सही है, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। ठीक है, और रीतिकाल की प्रमुख भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। ये भी सही है। अच्छा, सी क्या कहता है कि रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। तो ये गलत है, यानी कि सी वाला ही आंसर हमारा इसका होगा, क्योंकि गलत हमें बताना है, विशेषता जो नहीं है वो हमें बतानी है। तो उसके अकॉर्डिंग सी आंसर राइट आंसर होगा। और क्या है इसमें? डी, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो ये भी सही है। तो 1, 2 ए, बी और डी तो सही है, मतलब विशेषताएं हैं, मानी जाती हैं। लेकिन सी जो विशेषता है इसमें वो नहीं मानी जाती है, और वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो अवधी थी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली। तो आपको पता ही है रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो वो थी ब्रज भाषा। कौन सी थी? ब्रज भाषा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा। तो कौन सा छंद रहा है? सबैया, दोहा, चौपाई, या फिर छप्पय। तो राइट आंसर क्या होगा? रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। तो वो कौन सा रहा है? सवैया रहा है। कौन सा रहा है? सवैया। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? तो ऑप्शन में है ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल, बोधा। तो राइट आंसर क्या होगा कि ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ये ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो किसके बारे में कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा है द्विजदेव जी के बारे में। किसके बारे में? द्विजदेव जी के बारे में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। द्विज देव जी हैं, उनकी 2 पुस्तकें जो बताई हैं वो बहुत ही फेमस है। एक तो श्रृंगार बत्तीसी
और एक श्रृंगार लतिका। अगर ये पुस्तकें आ जाएं, श्रृंगार बत्तीसी किसकी है या फिर श्रृंगार लतिका किसकी है, तो वो किसकी है, द्विजदेव जी की है। किसकी, द्विजदेव जी की। तो ये भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो किसे माना उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य? तो ऑप्शन में है आचार्य केशव देव को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी जी को। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चिंतामणि को। किसे? चिंतामणि को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को माना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो अब ये कथन पूछ लिया कि ये वाला जो कथन है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने या राम कुमार वर्मा ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय दिया है, तो किसे दिया है? आपको पता ही है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? केशव दास या चिंतामणि या भिखारी दास या मतीराम को। तो राइट आंसर क्या होगा? चिंतामणि को। किसे? चिंतामणि को। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रीतिकाल का समय था। अब हमें रीतिकाल का समय बताना है कि कब से कब तक था। तो ऑप्शन में देखो, 1050 से 1375 तक विक्रम संवत तक, या फिर 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, या फिर 1373 से 1700 विक्रम संवत तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका रीतिकाल का समय था तो वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। कितना है? 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। या फिर अगर विक्रम संवत में बताया जाए तो ये हो गया। अगर इसको ईस्वी में बताया जाए तो कितना हो जाएगा? अगर ईस्वी में पूछा जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1643 से 1843 ईस्वी। कितना? 1643 से 1843 ईस्वी को माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, तो कितना माना है उन्होंने? देखो, इसमें 1600 से 1800 विक्रम संवत, या 1700 से 1900 विक्रम संवत, या 1500 से 1750 विक्रम संवत, या फिर 1600 से 1850 विक्रम संवत। तो राइट आंसर आपको पता ही है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक का जो काल है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? तो उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, या फिर रीतिकाल, मध्यकाल। तो राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया है। क्या कहा उन्होंने? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है, यानी कि लगभग 1643 से 1843 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, तो श्रृंगार काल किसने कहा है? अब भाई ये बताओ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या मिश्र बंधु ने, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो राइट आंसर क्या होगा? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, तो वो किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है?
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? अब क्या पूछा? अलंकृत काल किसने कहा है? तो ऑप्शन में देखो, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है तो वो दी है मिश्र बंधु ने। किसने दी है? मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। किसे? रीतिकाल को। किसे कहा है? रीतिकाल को। और वहीं ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि श्रृंगार काल किसने कहा है, तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। अगर अलंकृत काल पूछा जाएगा तो मिश्र बंधु हो जाएंगे। तो ये अंतर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? अब क्या पूछा? कला काल किसने कहा है भाई रीतिकाल को? तो ऑप्शन में है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल या फिर मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। क्या है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कला काल कहा है। क्या कहा है? कला काल कहा है। किसने? रामशंकर शुक्ल जी ने। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो ये अभी बताया था, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु जी ने कहा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो इसमें ऑप्शन में डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को जयकाल तथा कला काल कहा है। क्या क्या कहा है उन्होंने? जयकाल भी कहा है और कलाकाल भी कहा है। किसने? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।